हैं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं जर्नल होता क्या है। तो यहाँ पे बोला गया जर्नल एक बेसिक बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री का, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज जो भी है वो रिकॉर्ड होता है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। मतलब जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट पे हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट हम इसको पोस्ट कर देते हैं कहाँ पे, लेज़र में। तो पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, देन लेज़र में पोस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, ऊपर हेडिंग में लिखा होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी बिजनेस है उसका नाम रहता है। और यहाँ पे कॉलम वाइज आप देख सकते हो, सबसे पहले डेट लिखते हैं जिस दिन पे मान लो सेल हुआ है, तो उस डेट लिख देंगे जो जिस भी डेट पे, मान लो अप्रैल 2025 को, तो अप्रैल 2025 को सेल हुआ है तो उस दिन का डेट। फिर पर्टिकुलर्स, ये इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर्स इसी चीज़ के बारे में तो हम सीखने वाले कि एंट्री कैसे करते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर्स में हम डिटेल लिखते हैं जो भी ट्रांजेक्शन अगर होता है। तो मान लो जैसे सेल हुआ है, तो सेल कैश में हुआ है, तो कैश अकाउंट दो पहलू होते हैं, हमेशा याद रखना जर्नल एंट्री के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो दोनों साइड, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसी तरीके से कॉमर्स में डेबिट्स इज इक्वल टू क्रेडिट्स होता है। तो आपको सबसे एक अकाउंट डेबिट होगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। और सेल हुआ है तो टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं लिखना है। सेकंड, ये टू जो है वो ऑटोमेटिक इंडिकेट कर दे रहा है कि वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये एंट्री हम सीखेंगे बस एज एन फॉर्मेटिंग के लिए कि हाँ किस तरीके का फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, उस लिए एक एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। फिर क्या होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, पेज नंबर। तो क्योंकि आप यहाँ से जर्नल एंट्री पास करोगे और आप पोस्ट करोगे लेजर में, तो किस लेजर, वो जो एंट्री है अभी वाला जो है वो किस पेज में जाएगा, उस लेज़र के, उस लेज़र बुक में, वो रेफरेंस डालना होता है। ये सिंपली एक पेज नंबर होता है कि आपका आगे चल के पोस्ट होगा ना, तो वहाँ का पेज नंबर। फिर आप अमाउंट लिख दोगे, इसमें मान लो 10,000 का हुआ है तो 10,000 का सेल हुआ है तो कैश में आया। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे आप नरेशन लिखते हो, इसका एक समरी कि ये ट्रांजेक्शन, जैसे कैश सेल हुआ है 10,000 का, तो इसका यहाँ पे आप समरी लिख दोगे, बिंग गुड्स सोल्ड और कैश। तो कैश में आप गुड्स सोल्ड किया, तो ये एक समरी, इसको बोलते हैं नरेशन, नरेशन बोलते हैं। तो ये आपका फॉर्मेटिंग होता है। तो फॉर्मेटिंग ठीक है, वो बाद में भी हम देख लेंगे, बट अभी मेन इंपॉर्टेंट हम अपन को सीखना क्या है, जर्नल एंट्री पास करना। ठीक है, और प्रैक्टिकली वे में देखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास होता है एक बिजनेस को देखते हुए। अब क्या है, हमने पिछले क्लास में जो देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स में क्या बोला गया था। तो हमने बोला था कि भाई अकाउंट्स को, सारे अकाउंट्स को 5 हेड में बांट दो। ठीक है, जैसे एसेट, एक्सपेंस लॉसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू और गेंस, ये 5 हेड में बांट दो। और सबका हमने आपको बताया था कि सबका एक बैलेंस होता है, जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, और जब भी ये बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, जब भी कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू एंड गेंस का ये क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी ये बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और जब भी ये घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो आपको बैलेंसेस याद होना चाहिए कि किस हेड का क्या बैलेंस है, किस अकाउंट का क्या बैलेंस है। तो ये 5 टोटल हेड है जो रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स में बनाया गया, और इस बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास करना सीखते हैं। और पास करते करते आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जितना ज़्यादा एंट्रीज पास करोगे उतना ज़्यादा बेहतर से आप समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकली वे में सीखते हैं जर्नल एंट्री के। तो मान लो एक बिज़नेस है, ठीक है, एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ओके। और एक बिज़नेस स्टार्ट करना है स्टेशनरी का बिज़नेस स्टार्ट करना है, और ये स्टार्ट कर रहे हैं विजय।
विजय ओनर है और विजय एक स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैसे पैसे की ज़रूरत होगी। तो मान लो विजय बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए। तो इनको 10 लाख का लोन मिल जाता है, ठीक है। ये कोई भी बैंक, मान लो SBI बैंक में होगा, तो ये SBI बैंक में गए और वहाँ से इन्होंने लोन लिया 10 लाख का। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रेस्ट सीखना और रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स के हेल्प से उसको लिंक करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि विजय टुक लोन फ्रॉम बैंक। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका क्या एंट्री होगा। तो विजय ने क्या किया, लोन लिया फ्रॉम बैंक। अब क्या होगा, विजय जब लोन लिया तो लोन क्या होता है, लोन इज़ अ लायबिलिटी। लोन क्या होता है, लोन इज़ अ लायबिलिटी। और इसका कौन सा बैलेंस होता है, आप ऊपर देखो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप बताओ जो लायबिलिटी बढ़ा या कम हुआ, तो बढ़ा है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब लोन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट को इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं, 2 से। तो 2 लोन अकाउंट कितना, 10 लाख का। अच्छा अब लोन तो क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या होगा, तो आपके बैंक जो SBI का अकाउंट होगा ना, उसमें आपको पैसा आएगा। तो जो बैंक वाला जो आपको पैसा दिया, तो वो आपके SBI अकाउंट में या आपके पास वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा 10 लाख। तो बैंक क्या होगा, एसेट हो गया आपका। और एसेट में क्या हुआ, आपका बढ़ गया। आपके में 10 लाख रुपीज़ आया तो एसेट आपका बढ़ गया। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, तो एसेट का ऊपर देखो, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और बढ़ा, एसेट बढ़ा तो क्या हो गया, बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपये। और इसको नरेशन लिख देंगे कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक। एंट्री हो गया। तो आपको जब भी एंट्री पास कर तो आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट है, ठीक है। और वो 5 हेड में से किस में आ रहा है, ठीक है। और जो भी आता है उसका बैलेंस को देखो, बढ़ता है तो एज यूजुअल जैसे रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स बोलता है उस तरीके से आप ट्रीट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब विजय जो है बैंक से पैसा लिया। अब ये 10 लाख रुपीज़ जो लिया है वो खुद के पास तो नहीं रखेगा ना, वो तो बिज़नेस में लगाएगा, बिज़नेस के लिए ही लिया है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो 10 लाख रुपये उसके बैंक अकाउंट में जो पड़ा हुआ वो तो अपने बिज़नेस में लगाएगा। तो इसने 8 लाख रुपीज़ अपने बिज़नेस में डाल दिया। ओके, 8 लाख रुपीज़ अपने बिज़नेस में डाल दिया। इसको क्या वर्डिंग बोलते हैं, तो जब भी बिज़नेस में आप लगाते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। चलिए, तो विजय कैपिटल ये लिख दो, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय विजय, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय विजय, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय विजय। तो विजय के द्वारा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया इन हिज बिजनेस। ये अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब इसका क्या एंट्री होगा, अब समझो आप 8 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट को क्या कहते हैं, टू कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज़। अब बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया, और बिजनेस में कैपिटल किस चीज़ से लगाया, तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बैंक से, ठीक है। आपने बैंक में जो पैसा था वो आपने कैपिटल में लगा दिया। तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक का जो एसेट, इसको एसेट में क्लासीफाई करते हैं, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और ये बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज़। अगर मान लो आप कैश में डालते तो आपका कैश बढ़ जाता है बिजनेस में, तो यहाँ पे बैंक की जगह कैश हो जाता। तो इस तरीके से आप एंट्रीज पास कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप और ज़्यादा एंट्रीज़ को पास करोगे, और ज़्यादा एंट्रीज़ आप ये बनाओगे, वैसे वैसे आपको और बेहतर तरीके से इसमें समझ आते रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, विजय जो है 8 लाख रुपए अपने बिजनेस में तो लगा दिया, तो अब क्या करेगा, तो अब परचेज़ करेगा। अब देखो यहाँ पे बात आता है परचेज़ का।
अब परचेज जो होगा ना बिजनेस में, दो चीज़ कर सकता है, या तो गुड्स का या फिर एसेट का, फिक्स्ड एसेट अलग। ठीक है, अब समझो गुड्स किसको बोलते हैं। गुड्स जैसे हम अपने बिजनेस में विजय जो स्टेशनरी का दुकान स्टार्ट किया, तो इस केस में गुड्स क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पेंसिल्स हो जाएंगे, बुक्स हो जाएंगे, कॉपीज़ हो जाएंगे, तो ये सब आपका गुड्स हो जाएगा। तो जो कि गुड्स मतलब सिंपली समझो जो खरीदा ही गया है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो उसको गुड्स बोल सकते हैं, ट्रेडिंग पर्पस है। और फिक्स्ड एसेट क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट जैसे वो बुक्स ये सब खरीदेंगे, उसके साथ साथ उनको फर्नीचर का भी तो ज़रूरत होगा, जिसमें काउंटर बनाएंगे, उनको लाइट, बल्ब, फैन, ये सब का भी तो ज़रूरत होगा। तो ये फर्नीचर जो कि असिस्ट करता है, जो कि हेल्प करता है, क्या करता है, असिस्ट करता है आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में जो मदद करता है उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे अभी देखते हैं। मान लो अब यहाँ पे इन्होंने परचेज़ किया गुड्स का, तो जब भी गुड्स का परचेज़ होता है तो हम परचेज से इंडिकेट करते हैं, परचेजेस। यहाँ पे आपको नेम नहीं डालना पड़ेगा कि हमने पेन परचेज़ किया, पेंसिल्स परचेज़ किया, बुक्स परचेज़ किया, यहाँ डायरेक्ट परचेजेस वर्ड इट ऑटोमेटिकली ये इंडिकेट कर देगा कि आप गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं। तो मान लो इन्होंने परचेज़ किया, सारा मिला के 3 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया इन्होंने, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो परचेज़ इज़ लाइक एन एक्सपेंस, परचेज़ कर रहे हैं, इट इज़ लाइक एन एक्सपेंस। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट कर देंगे। टू, अब किस चीज़ से, मान लो इन्होंने परचेज़ किया है कैश से, कैश दे के परचेज़ किया। अब बताओ कैश का क्या बैलेंस होता है, एसेट होता है, तो कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है। अब मेरा कैश कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हम परचेज़ किया, मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो कैश 3 लाख ये डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और यूजुअली समझो परचेज जो होता है वो डेबिट होता है, या आप याद भी कर सकते हो कि परचेज का क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है, या इस तरीके से याद करना है कि वो उसका वो जो होता है वो एक्सपेंस की तरह होता है, तो भी आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो कि हाँ परचेज डेबिट होता है। ये लॉजिकली रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, फर्दर मान लो परचेज़ किया इन्होंने, बैंक से इस बार किया क्योंकि इनके बैंक में पैसा आया था, जो भी लोन का पैसा आया था उससे इन्होंने परचेज़ किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो इन्होंने लोन से, तो परचेज़ का मैंने 2 तरीका आपको बताया कि भाई ये डेबिट समझ लो कि परचेज़ का डेबिट बैलेंस होता है, डायरेक्ट डेबिट कर दो, नहीं तो एज एन वो रूल्स के हिसाब से भी जा सकते हो कि एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और ये जब परचेज़ हुआ तो डेबिट हो जाएगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और इस बार बैंक से हमने मान लो 1 लाख रुपए का परचेज़ किया, तो 1 लाख रुपये, और नरेशन आप एज यूजुअल लिख सकते हो, परचेज गुड्स, इस तरीके से। तो ये गुड्स का केस हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है, आप फिक्स्ड एसेट भी तो परचेज़ कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस में। आप सिर्फ ऐसे गुड्स खरीद के तो नहीं रख सकते, तो फिक्स्ड एसेट भी खरीदोगे। तो फिक्स्ड एसेट के केस में क्या होता है, जो कि आपका गुड्स नहीं होता है, समझना, आपके बिजनेस में जो गुड्स नहीं है, जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, उसको फिक्स्ड एसेट में आप डाल सकते हो। जो एसेट आपके ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं है उसको आप फिक्स्ड एसेट में डाल सकते हो। तो इसका क्या एंट्री होगा, तो इस केस में आप इंडिकेट करोगे उसका नाम। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर, तो इस फर्नीचर के नेम को आप इंडिकेट करोगे उस जर्नल एंट्री में। तो अब समझो फर्नीचर हमने खरीदा, परचेज फर्नीचर, मान लो 10 लाख रुपीज़ का, 10 लाख रुपीज़ का मान लो हमने परचेज़ किया फर्नीचर को। तो फर्नीचर हमने 10 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया, इसका क्या एंट्री होगा, तो अब बताओ फर्नीचर जो होता है वो हमारा एसेट होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि बढ़ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हम कैसे, मान लो हम इसको बैंक से पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक पे हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और पैसा मेरा कम हो रहा है क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं परचेज़ करके, तो एज यूजली इसका डेबिट बैलेंस होता है, ये कम हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू बैंक 10 लाख रुपीज़। तो अब यहाँ पे डिफरेंस समझो, गुड्स के केस में डिफरेंस और फिक्स्ड एसेट के केस में। यहाँ पे हमने परचेज से इंडिकेट किया गुड्स को, यहाँ पे हमने गुड्स नहीं बोला,
गुड्स नेम नहीं इंडिकेट किया, हमने यहाँ परचेज इंडिकेट किया। बट इस जगह पे फिक्स्ड एसेट के केस में हमने प्रॉपर उसके नाम को, जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा, जो भी फिक्स्ड एसेट हमने खरीदा उसके नाम को, मान लो अपने यहाँ पे कोई भी चीज़ फर्नीचर के अलावा और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप खरीदते होंगे बहुत सारा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, जिससे ख़रीदा होगा वो आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि कम होगा। आप जब भी खरीदते हो सामान तो आपका कैश या बैंक बैलेंस कम होता है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, कम होता है तो उसको क्रेडिट कर दोगे, मान लो 2 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आप परचेज़ में भी आपको देखना पड़ेगा कि परचेज़ जो है वो गुड्स का है या फिक्स्ड एसेट का है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमने कैश में देखा है, अभी जो भी हो रहा है कैश में हो रहा है, कैश या बैंक में, उसी समय हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है बिजनेस है, बिजनेस में हर चीज़ एट उसी टाइम पे आप पेमेंट करके तो नहीं लाते हो सकता है उधार भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, मान लो आप अपने वेंडर है आपका AK लिमिटेड आपका वेंडर है, जहाँ से आप सामान खरीदते हो, सप्लायर है आपका, ठीक है, और वहाँ से आपने 2 लाख का परचेज़ करवाया, बट इस 2 लाख का परचेज़ जो करा है उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा क्रेडिटर्स है। तो इसका क्या एंट्री होगा, तो आपने परचेज़ किया है बट आपने पेमेंट नहीं किया है, ये ऊपर वाला जितना है ये कैश में पेमेंट हो रखा है, तो एंट्री ऐसा होगा। बट अगर पेमेंट नहीं हो तब क्या एंट्री आएगा, तो उसका देखते हैं। तो जब भी पेमेंट नहीं आता है तो आपको इंडिकेट करना पड़ता है उसके नाम को। जब भी पेमेंट नहीं आता है तो कैश और बैंक को हम नहीं लिखते, उसकी जगह हम नेम लिखते जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं। तो एज यूजुअली परचेज़ कर रहे हैं तो आपको पता है परचेज़ डेबिट होता है, परचेज़ का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज़ अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये। अब इस जगह पे बैंक पब्लिक कैश कुछ भी बोल लो जिससे पेमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, टू, अगर मान लो AK लिमिटेड से कर रहे हो, उसको पेमेंट नहीं किया, हमारा क्रेडिटर है, तो यहाँ पे AK लिमिटेड आपको नेम को इंडिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा परचेज गुड्स फ्रॉम AK लिमिटेड ऑन क्रेडिट। तो आपने उधार में गुड्स खरीदा, तो उधार में जब भी गुड्स खरीदोगे तो आपको AK लिमिटेड उसके नेम को, जिससे खरीद रहे हो उसको, आपका नाम को इंडिकेट करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, ठीक। सिमिलरली ये गुड्स के केस को हो गया। अब मान लो ये फिक्स्ड एसेट ऐसा हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है हमने किसी से ख़रीदा हो, तो मान लो हमने फिक्स्ड एसेट जो है रोहन से ख़रीदा है, रोहन लिमिटेड से हमने फिक्स्ड एसेट ख़रीदा है। तो अब बताओ फिक्स्ड एसेट अगर हमने परचेज़ किया, क्या हम यहाँ पे परचेज़ वर्ड इंडिकेट करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज फिक्स्ड एसेट जो होता है तो वहाँ पे हम नेम को इंडिकेट करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में क्या, तो फिक्स्ड एसेट कुछ भी हो सकता है, मान लो मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन हमने खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मान लो 3 लाख का है, 3 लाख 2। अब यहाँ पे हमने रोहन, बट यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं किया रोहन को, अभी तक कैश में या बैंक में हमने पेमेंट नहीं किया रोहन को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम रोहन का नाम आ जाएगा, टू रोहन लिमिटेड 3 लाख। इधर सेम, जैसे इस साइड भी हमने जब गुड्स का ख़रीदा था तो कैश या बैंक डाला था, तो जब भी कैश में करता था तो कैश या बैंक डालते थे, बट जब भी क्रेडिट पे हो रहा है तो उसके नेम को एज यूजुअल इधर भी नेम को करते, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, तो ये परचेज़ का हो गया। अब हम सिर्फ परचेज़ करके तो नहीं रहेगा, ये जो बिज़नेस में है तो बिज़नेस में सिर्फ परचेज़ करके तो नहीं रहेगा, इन्होंने परचेज़ करके डाल दिया, फर्नीचर भी डाल दिया, गुड्स भी डाल दिया, अब इसको सेल भी तो करना पड़ेगा। तो परचेज़ का जस्ट अपोजिट सेल का इंट्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं सेल का। सेल का भी 2 पार्ट में बांट कर देते हैं। सेल 2 चीज़ का हो सकता है, या तो गुड्स का या फिर फिक्स्ड एसेट का। यूजुअली गुड्स का ही ज़्यादातर होता है सेल्स। फिक्स्ड एसेट का देखेंगे, जैसे मशीनरी हो गया या फर्नीचर हो गया, मान लो वो डिप्रिसिएटेड पूरा, उसका यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो गया या फिर वो पुराना हो गया, वो यूजेबल नहीं है, तो हम बेच देते हैं ऐसा कूड़ा स्क्रैप के दाम पे। तो दोनों का एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले गुड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चीज़ आता है। तो गुड्स मान लो स्टेशनरी का दुकान है, पेन पेंसिल्स के लिए गुड्स हो जाएगा। तो जब भी गुड्स को
गुड्स को बेचते हैं तो उसका क्या एंट्री है, या भी कैश में, जो भी कैश या बैंक में जो भी अभी एंट्री हो रहा है वो उधार पे नहीं ले रहा है, अभी जो भी है एट दैट टाइम आपका पेमेंट हो जा रहा है तो उसका एंट्री। तो मान लो गुड्स हमने सोल्ड किया, तो गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड फॉर 3 लाख, तो हमने गुड्स सोल्ड किया 3 लाख रुपए का, तो इसका एंट्री क्या होगा। तो गुड्स जब भी सोल्ड होता है, सेल, तो सेल एक रेवेन्यू की तरह होता है, तो रेवेन्यू की तरह होता है तो इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ये जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अब ऐसे याद करना है तो याद रखना, सेल का हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होता है। तो सेल क्रेडिट होगा तो क्या लिख देंगे, 2 सेल्स 3 लाख। और किस चीज़ में हो रहा है, मान लो गुड्स हमने सोल्ड किया फॉर कैश, कैश में हमने खरीदा तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गुड्स हमने बेचा, गुड्स हमने बेचा तो 3 लाख रुपए का। अब क्या होता है, गुड्स आप बेच रहे हो तो कैश आपके पास आएगा ना, तो कैश आपके पास बढ़ेगा, और कैश का क्या बैलेंस होता है, मतलब एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, और जब डेबिट बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एंट्री हो जाएगा। ठीक है, मान लो गुड्स आपने सोल्ड किया 2 लाख का फॉर इन बैंक, बैंक में आप उन्होंने पैसा लिया, ठीक है, तो बैंक में आपका आया तो क्या लिख दोगे, बैंक इस पर डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, एज इन रेवेन्यू है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे 2 लाख। और हमारा बैंक एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, वो बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब एसेट की बात करते हैं। मान लो वो फर्नीचर है, फर्नीचर अब यूजेबल नहीं है, यूज़ होने के बाद उसका लाइफ ख़त्म हो गया है, या फिर अब यूज़ के लायक नहीं है वो, तो उसको हम स्क्रैप में कबाड़ के दाम पे हम उसको बेच देते हैं। तो मान लो एक फर्नीचर है, उसको हम 2 लाख में बेच दे रहे हैं, ठीक है। अब फर्नीचर हमारा डे टू डे बिजनेस तो नहीं है, तो ये हमारा गुड्स तो नहीं है। अच्छा, भी मैंने बोला गुड्स नहीं होगा तो आपको नेम को स्पेसिफाई करना होगा, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। तो हमने सेल किया फर्नीचर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल। क्या हम सेल वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फर्नीचर वर्ड यूज़ करेंगे, टू फर्नीचर। हम परचेज का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, 2 लाख फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। अब क्या, जब सेल करेंगे फर्नीचर तो स्क्रैप में जो भी सेल कर रहे हैं तो हमारा कुछ तो पैसा आएगा, 2 लाख रुपये हमारा पैसा आ रहा है। तो पैसा जब आएगा तो पैसा क्या होता है, हमारा एसेट होता है, और एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। अब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मान लो बैंक में ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये। मान लो कैश में हमको आ रहा है, कैश एट दैट टाइम उस समय कैश में दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे सेल नहीं यूज़ करेंगे, फर्नीचर 2 लाख रुपीज़। तो जिस चीज़ में आ रहा है उस तरीके से सिंपली, जिस तरीके से परचेज़ का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेम टू सेम सेल्स का भी बस अपोजिट हो जाता है। अब क्या हो, ये सब तो कैश में हो गया, कैश बैंक में। अब मान लो कुछ चीज़ उधार पे हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, मान लो गुड्स का उधार पे मतलब क्रेडिट पे, तो क्या एंट्री होगा। तो सिमिलरली कैश और बैंक की जगह पे, कैश और बैंक की जगह पे क्या कर देंगे, उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे। मान लो हमने सेल किया गुड्स फॉर 2 लाख टू रोहन, रोहन को हमने गुड्स 2 लाख का बेचा। तो अब क्या, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस टू सेल्स लिखेंगे 2 लाख। अब यहाँ पे कैश और बैंक के बजाय क्या लिख देंगे, रोहन, रोहन अकाउंट डेबिट फॉर 2 लाख। सिंपल। क्रेडिट में जब भी आपका उधार में माल बिकेगा, कैश नहीं आएगा तो हम नेम को स्पेसिफाई कर देंगे, ओके। और सिमिलरली इस केस में मान लो आप फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो किसी को, वो भी उधार पे, तो मान लो आप PQ एक इंसान है, उसको आप बेच रहे हो, ठीक है। तो अब इसको आप क्या बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो उधार पे, ठीक है। मान लो 1 लाख का उधार पे आप फर्नीचर बेच रहे हो, तो यहाँ पे क्या हम सेल लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट के केस में हम क्या है, नेम स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर 1 लाख। और यहाँ पे कैश और बैंक लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, PQ, उसके नेम को स्पेसिफाई कर देंगे 1 लाख। तो सिंपल, अगर समरी वे में समझना है, अगर हम समरी वे में बोले तो सबसे पहला गुड्स का हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो गुड्स जब भी परचेज होगा तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है,
सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज डेबिट होगा, किस नेम से डेबिट होगा तो परचेज के नेम से डेबिट हो जाएगा। सेल किस नेम से क्रेडिट होगा तो सेल के नेम से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, जब भी गुड्स का है। बट ये फिक्स्ड एसेट का बात हो जाए, जो हमारा गुड्स अगर ना हो, हमारा गुड्स क्या ना हो, तब क्या करेंगे? तो अगर मान लो ये परचेज हो रहा है या फिर सेल हो रहा है तो क्या होगा? परचेज नेम स्पेसिफाई करेंगे, नेम स्पेसिफाई करेंगे, भाई फर्नीचर है या प्लांट और मशीनरी है। तो ये सेल इसी तरीके से होगा तो डेबिट ही, क्योंकि परचेज का डेबिट सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट तो करेंगे बट नेम स्पेसिफाई यहाँ पे परचेज ना करके इसके नेम को स्पेसिफाई कर देंगे। सेल करेंगे तो क्रेडिट ही, बट यहाँ पे सेल नेम ना लिख करके नेम को स्पेसिफाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे सेल को स्पेसिफाई करके यहाँ फर्नीचर या प्लांट से क्रेडिट कर देंगे। ओके, दूसरा कैश और क्रेडिट। तो जब भी कैश में होगा तो आप तो कैश, या फिर बैंक में होगा तो बैंक आप वर्ड यूज़ कर लोगे, ठीक है। सेल और जब भी सेल या परचेज के केस में, मान लो सेल के केस में आप बैंक को डेबिट कर देते हो या फिर कैश को डेबिट कर देते हो, परचेज के केस में बैंक या कैश को क्रेडिट कर देते हो। तो ये तो सिंपल है। बट अगर क्रेडिट का केस है ना, क्रेडिट मतलब उधार में, अगर आप उधार में माल बेच रहे हो तब क्या करेंगे? तब यहाँ पे कैश और बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा? नेम स्पेसिफाई कर दोगे। नेम किसका? वेंडर, या फिर सिंपली बोले तो डेटर्स या क्रेडिटर्स का, एज जैसा भी केस होगा। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। और इसका एंट्री पास करेंगे जब और क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो आपका बस कॉन्सेप्ट था, एंट्री पास करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। ओके।